नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आयोग और परिषदों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन किया जाता है वो एक वैधानिक निकाय है, परंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। ये संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की है। अगला प्रश्न, समानतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के साथ एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उसके सदस्यों में दोस्तों मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथानामित 2 अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना है तथा क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों को रोकना है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल एक परामर्शदात्री इकाई यानी वो परामर्श देने की वाली इकाई है जिसके परामर्श को अपनाना ये बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1956 में। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया, तो 1956 में होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? उसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है? तो 5 क्षेत्रीय परिषद। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में क्षेत्रीय परिषदों का नाम दिए गए, सूची 2 में मुख्यालय के नाम दिए गए। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, उसका मुख्यालय है नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय है इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय है चेन्नई। तो ये ऑप्शन सही है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है तो संवैधानिक प्रावधान द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो सरकारिया आयोग यानी सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति दी गई थी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 28 मई 1990। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? वीपी सिंह। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था किसके बारे में? तो राज्यपाल की सक्रिय राजनीति में ना लौटे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों, इनका कार्य है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों पर जांच कर विचार विमर्श करना, उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य को बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। तो सभी है। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी? योजना आयोग को। योजना आयोग है एक क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन संविधानांतर संस्था है? तो योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है योजना आयोग। बहिरंग में, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन संविधानांतर और विधि बाह्य निकाय है? तो उपयुक्त सभी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग सभी है। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है क्या? वित्त आयोग। अगला प्रश्न, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? अशोक चंदा का। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में की गई थी। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? तो संघीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की है। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो योजना की तैयारी करना है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो उपयुक्त सभी है।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है, तो ये सही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार से सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अगला प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, कौन थे? गुजारी लाल नंदा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। तो इसमें क्या क्या स्टेटमेंट सही है दोस्तों? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानांतर संस्था है? तो नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, कौन है? राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो सब उपयुक्त सभी, यानी कि संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है, कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। दोस्तों, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों पर विचार करना है, कथन ए और कथन आर है। तो कथन ए कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना के पर्यवेक्षण और समन्वय करने के लिए किया गया है, और उसका कारण आर है योजना आयोग मूलतः एक विशेषज्ञ निकाय है, इसमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधि नहीं होता है। तो दोनों सही है और दोनों आर एक ही व्याख्या करता है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होता है, तो राज्यों के राज्यपाल उसके सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन कौन सदस्य होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं को निर्धारण एवं उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? तो पंचवार्षिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है तो केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता? तो वित्त आयोग। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। समानता 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्त आयोग के पास है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है तो वित्त आयोग है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? वित्त आयोग की। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो व्यापार कर का विभाजन। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर दिया जाता है? तो वित्त आयोग की संस्तुति पर। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो 4 सदस्यों की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? तो ए के चंदा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई.वी. रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो उनका कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कौन कर सकता है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 312। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? नहीं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है? तो भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो भारतीय राजस्व सेवा 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवाएं निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों सभी है, यानी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है कौन? कर सकता है? संसद कर सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS या भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315। निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? तो चीन। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भर्ती है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? तो 90,000। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। नीचे दिए गए दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इनमें से एक को कथन एक आ गया, दूसरे को रीजन आर। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो वो एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन वो स्वतंत्र संगठन नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 ईस्वी में। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संगठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है, सलाहकारी है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्त के होने के पश्चात किस नियोजन के लिए पात्र है? वह नियोजन है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। संविधान के संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की कर दी गई थी। तो 41वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की पदावधि होती है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? तो उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संथनम कमेटी। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद से सृजन की संस्तुति दी थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सभापति। राज्य वित्त आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? तो शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन, आतंकवाद का सामना करना, इन तीनों के लिए रिपोर्ट तैयार की है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी वो अधिनियम कौन सा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो तटस्थता तथा निष्पक्षता। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन से 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया? तो अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।